हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। डीएफसीसी का जो कॉर्पोरेट प्लान है 2020 से 2024 का, ये लेटेस्ट है। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको साइंस आईआर के नोट्स, इकोनॉमिक्स के, सीआरएम के, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में ये पीडीएफ, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी में लिखना मत कमेंट में कि हिंदी में अवेलेबल करा दो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्टेन पॉइंट हैं जो आपको करा रहा हूँ। उसके बाद शायद आपको इस जो पीडीएफ है इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डीएफसी का जो मेन मोटो है वो क्या है? सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में। तो वेस्टर्न कॉरिडोर को हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी लेंथ है वेस्टर्न कॉरिडोर की। तो वो है 1504 किलोमीटर, जेएनपीटी टू दादरी। 1504 किलोमीटर ऑफ ए डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक फ्रॉम जेएनपीटी टू दादरी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि न्यू अलाइनमेंट फ्रॉम रेवाड़ी टू दादरी एंड आल्सो फ्रॉम सदानंद टू बड़ोदरा। दिस न्यू लाइन पोर्शन, ये न्यू लाइन जो पोर्शन है वो आपके दिल्ली से मथुरा लाइन को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और कौन से स्टेशन पर ये चीज़ हो रही है? असौटी रेलवे स्टेशन। इसके बाद डीएफसी में आपसे ये पूछा जा सकता है वेस्टर्न कॉरिडोर में कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो कहाँ कवर होती है? तो वो कवर होती है आपके राजस्थान से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम होती है, कितनी? 17 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्टेड ट्रेन पूछी जा सकती हैं, कितनी है? 230 ट्रेन है अभी वर्तमान में। और ये आपको दिया हुआ है, पूरा ट्रैक देख लेना, पूरा डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, ध्यान रखना है वेस्टर्न का। ईस्टर्न कॉरिडोर क्या है? 1861 किलोमीटर की लेंथ है टोटल। और ये दोनों है सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। सिंगल लाइन जो है वो 401 किलोमीटर है, ओनली लुधियाना से खुर्जा। किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से। इसमें बात करें अगर हम टोटल जो लेंथ है वो कितने में डिवाइड है, तो उत्तर प्रदेश के लिए 1063 किलोमीटर और हरियाणा के लिए सबसे कम 72 किलोमीटर। ओवरऑल डीएफसी में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में पूछा जाए कि वो कहाँ से निकलते हैं तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा उसका आंसर, क्योंकि 1000 किलोमीटर हो जाएगा मैक्सिमम। इसके बाद इसमें प्रोजेक्टेड ट्रेन पूछी जाए तो कितनी है? 163। ओके जी। इसके बाद फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, उनमें 4 हैं, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट यानी पूरब, और ये आपका पश्चिम। पूरब में कौन है? कोलकाता। पश्चिम में कौन सा है? मुंबई। ठीक है, 2300 किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, नॉर्थ कहाँ? उत्तर, और साउथ कहाँ? दक्षिण। उत्तर में कौन सा है? दिल्ली। और साउथ में कौन सा है? चेन्नई। कितना है? वो भी सेम है, 2328 किलोमीटर। दोनों जो डायगोनल हैं वो सेम है। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है वो खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में है, 1100 किलोमीटर। साउथर्न कॉरिडोर जो है वो मडगांव से अंकोला के बीच में है, 890 किलोमीटर। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, हम असेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है डीएफसी है, उसको डिज़ाइन किया गया है 32.5 टन को लोड करने के लिए। लेकिन हम कितना यूज़ कर रहे हैं अभी वर्तमान में? ओनली 25 टन। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कि हाई एक्सल लोड। हाई एक्सल लोड क्या होता है? बेसिकली पे लोड टू टियर रेशियो होता है। जैसे जैसे पे लोड टू टियर रेशियो बढ़ता है तो एक्सल लोड भी क्या होता है? बढ़ता है, या फिर उल्टा वाइस वर्सा। अब वर्तमान में कितना है? वो 3.5 से 5 के बीच में है स्टैंडर्ड गेज एंड कैप गेज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैंने आपको ये बता ही दिया कि वो बढ़ता है तो एक्सल लोड बढ़ जाएगा। एक्सल लोड जो है वो एक वाइटल पैरामीटर है इंक्रीज़ करने के लिए। किसको? पे लोड को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे क्या होगा? जो कॉस्ट है ऑपरेशन की वो भी कम आएगी और ट्रैफिक जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एमएमडी। एमएमडी यानी कि मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन। ये क्या है? बेसिकली देखो, इससे क्या होगा, अभी वर्तमान में एमएमडी जितना अडॉप्ट किया है डीएफसी ने, उससे भी 26.5% को क्या कर रहे हैं? वो यूज कर रहे हैं। अब इसका अगर हमें फुल बेनिफिट देखना है किसका? एक्सल लोड का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रॉड गेज को जो है वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यानी ब्रॉड गेज को यूज़ करने पर हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं देख सकते। किसका? एक्सल लोड का। ये इसमें बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है रेशियो टू मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल। रेल लेवल से मैक्सिमम हाइट टू गेज, ये कितना रेशियो है? वो है 2.45 का। वहीं मैक्सिमम विड्थ से जो गेज है उसके बीच में रेशियो कितना है? वो है 1.90 का। ओके जी। इसके बाद हमें इसमें दे रखा है कि इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एमएमडी रिक्वायर्ड। एमएमडी को रिवाइज होने की ज़रूरत है, किसमें? हाइट एंड विड्थ के रेशियो में। डबल स्टैक कंटेनर ऑपरेशन, इसकी स्पीड कितनी है? डबल स्टैक का मतलब कि 2 कंटेनर एक के ऊपर एक। इसकी स्पीड कितनी है वर्तमान में? वो है मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर हार। लेकिन सिंगल की कितनी है? वो है 100। हायर स्पीड की बात करें तो ट्रैक स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द डीएफसी वुड परमिट हायर स्पीड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडियन रेलवे। The average speed of freight train on the existing Indian railway network is about to than 25 किलोमीटर पर हार। यानी कि आईआर की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो कितनी थी? 25 किलोमीटर पर हार। उसका मेन कारण क्या था कि जो मेल, एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन आती थी उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी जो कर्वेचर था, जो कर्व था आईआर का, वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो लोड है हो सकता है उसको गिरने या फिर बाकी दूसरी समस्याओं से जो है हो सकती थी। तो इसकी वजह से क्या स्पीड कम रखी गई थी, 25 किलोमीटर पर आवर। जो आईआर के ट्रैक्स थे
जो मेन ट्रैक्स थे जिन पर पैसेंजर ट्रेन चलती थी, और दूसरा क्या था, रूलिंग जो ग्रेडियंट था वो ज़्यादा था। अब क्या हुआ है कि जो रूलिंग ग्रेडियंट है उसको कम कर दिया गया है, कितना, 1/200 में, और दूसरा मैक्सिमम जो कर्वेचर है वो कितना रखा गया, 2.5 डिग्री, वो जो कि पहले ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो कॉरिडोर में जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, वो 100 किलोमीटर पर हार तक डिज़ाइन कर दी गई है, जिसमें कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। कर्वेचर कितना हो गया, वो 2.5 हो गया। इसके बाद बात है लोकोमोटिव की, वो हाई हॉर्स पावर के लोकोमोटिव कौन से डिप्लॉय किए गए हैं। तो डीएफसी में 9000 हॉर्स पावर के जो लोकोमोटिव है वो डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि 100 किलोमीटर पर हार तक की स्पीड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो WAG-9H है, जो कि इक्विप किया गया है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले IR कितना सपोर्ट करता था, तो वो करता था 6000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक के केस में और 4000 डीजल के केस में। इसके बाद है मॉडर्न सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल एट 2 किलोमीटर इंटर स्पेसिंग, यानी बीच के 2 किलोमीटर की स्पेस में जो है सिग्नल को वो किया गया है, मॉडर्नाइज। रेलवे मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, ये किस अप्रोच पर बेस्ड हैं, तो ये है प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट, सुझाव और बुझाव, यानी सुझाना और बुझाना, ढूंढो, पता करो और ख़त्म करो। रेलवे मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस किस पर बेस्ड हैं, किस अप्रोच पर, प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट। इसके बाद कुछ फंडामेंटल्स हैं, डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, उनको देख लेते हैं हम इसमें। हाँ भाई, ये है एक्सल लोड। एक्सल लोड मैंने आपको बताया कितना प्रस्तावित है, 32.5 टन, लेकिन हम कितना यूज कर रहे हैं अभी, 25 टन। ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक कितना है, 2 × 25,000 वोल्ट्स पर चलता है AC पर, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज। पहले जो शुरुआत में ट्रेन आई थी वो 1500 वोल्ट DC पर थी। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी, 100 है, हम कितना यूज कर रहे हैं, 75 एवरेज। रोलिंग स्टॉक कितना है, 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। डबल स्टैक ट्रेन में जो कि केवल, देखो अभी डबल स्टैक ट्रेन कहाँ चल रही हैं, वो अभी वेस्टर्न कॉरिडोर में चल रही हैं, क्योंकि अभी ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो सिंगल भी है, ठीक है, सिंगल लाइन है। कितना, 401 किलोमीटर ऑलमोस्ट। इसके बाद रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो अभी कितना है, 1 है 200 में। कर्वेचर कितना है, 2.5 डिग्री है, और 700 मीटर की रेडियस में कवर किया जाता है। ओके, फॉर्मेशन विड्थ डबल लाइन की कितनी है, 13.5, सिंगल लाइन की कितनी है, 7.5। मूविंग डायमेंशन कितना है, देखो वेस्टर्न के लिए कितना है, 7.1 मीटर, और वहीं ईस्टर्न के लिए कितना है, 5.1 मीटर। ट्रैक सेंटर की बात करें तो वो कितना है, 6 मीटर, किसके लिए, आपके 6 मीटर है, DFC ने 6 मीटर लिया हुआ है, लेकिन रिकमेंड कितना है, वो लगभग 8 मीटर है, 7.925। इसके बाद नेक्स्ट की बात आ रही है लूप लेंथ की, तो वो मैंने आपको बताई थी, 750 मीटर रेडियस जो है वही लूप लेंथ है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं स्टेशन स्पेसिंग की, तो वो कितनी है, 40 किलोमीटर डबल लाइन के लिए, 10 किलोमीटर सिंगल लाइन के लिए। जंक्शन स्टेशन की बात करें तो टोटल कितने हैं, 17 हैं, किसमें, वेस्टर्न में, और ईस्टर्न में कितने हैं, 27 हैं। ईस्टर्न में 27 है क्योंकि लेंथ भी ज़्यादा है, मस्ट। अब देखो मेन आउटकम क्या आया, DFC से निकल के, DFC से इतनी जो कॉरिडोर स्थापित किए उन्होंने, जो इतना सारा सिस्टम किया, उससे मेन आउटकम निकल के क्या है, एक तो ये कि हमें जो है रेल ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की काफ़ी नीड है, तो ये जो है इससे एक आउटकम था। दूसरा ये कि रेल शेयर इंक्रीज़ हुआ है। तीसरी बात यह है कि इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो कम हुई है। ओके, जो 60% हो गई है किसकी, अभी IR की कॉस्ट की। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ और हैं, वो पढ़ लेना आप। बाकी इसमें देखते हैं क्या है। ओके, हाँ, इसमें एक जो है, जो ट्रैफिक होता है, जो मतलब बेस्ड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, वो कोल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2021 में कितना है, वो मिलियन टन पर एनम कितनी है, 114.9, 114 यानी 115 मिलियन टन पर एनम। ये ईस्टर्न की है, सेम वेस्टर्न में है, वेस्टर्न में थोड़ी कम है, लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो कोल का सबसे ज़्यादा आएगा। एक है सेम वेस्टर्न में यहाँ पर मेंशन किया हुआ कंटेनर को। देखो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, वेस्टर्न जो है वो आपका किसके पास पड़ता है, वो आपके जो है समुद्री एरियाज़ हैं, ठीक है, उनके पास पड़ रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि वहाँ कंटेनर को लोड किया जाता है सबसे ज़्यादा, और कोल को कम किया जाता है, और जो ईस्टर्न है उसमें कोल को ज़्यादा किया जाता है। ये आपको पता ही दिया। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में सिंगल लाइन कितनी है, 401 किलोमीटर की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं क्या, ठीक है, ये है ऑपरेशन मेंटेनेंस, ये O&M आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सी अप्रोच पर बेस्ड है, बॉटम अप अप्रोच पर बेस्ड है। एंड नेक्स्ट इसमें यह है कि इसमें जो है पावर कंजम्पशन किस तरह से होता है, तो 1000 GTKM ट्रैफिक को मूव कराने के लिए 7 यूनिट आपको आवश्यक होते हैं, ठीक है, पावर के लिए, अगर आपसे पूछा जाए। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें TAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, TAC और आपके CA का, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कंसेशन एग्रीमेंट एंड ट्रैक एक्सेस एग्रीमेंट, ठीक है। RAB का रेगुलेटेड एसेट बेस,
इसके बाद नेक्स्ट इसमें और कौन से पॉइंट हैं, बेनिफिट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। हाँ, डीएफसी जो है वो लॉजिस्टिक पार्क बना रही है, तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट एक तो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट लिंक्स हैं, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट लिंक। दूसरा ये कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटी, राउंड द क्लॉक सर्विस, कॉस्ट सेविंग हो जाती है क्योंकि एक लोकेशन पर सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। एनहांस सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। और टोटल मिला के 34 लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं, किसके लिए? लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए। एक है अभी रिसेंटली जो प्लान किया है वो किसके लिए? न्यू नीलीजी एट न्यू कानपुर। ठीक है जी। अब ये न्यू नीलीजी एंड न्यू कानपुर क्या है? बेसिकली ये नीलीजी स्टेशन है और ये कानपुर स्टेशन है, तो इसके पैरेलल में जो स्टेशन बना गया है डीएफसी का, हर स्टेशन में उसमें आगे न्यू लगा दिया गया है, तो न्यू नीलीजी एंड न्यू कानपुर, ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं अगर हैं तो। बाकी पूरी पीडीएफ तो आपको मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो ऐप में आपको मिल जाएगी कम्प्लीटली। साइंस, हिस्ट्री, आईआर की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। बाकी और कुछ आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। बाकी आपको लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट है तो मैं ये नहीं कह रहा कि और पीडीएफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको और इंपॉर्टेंट लगता है तो वो पढ़ लेना, लेकिन इन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना जो मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं। ठीक है जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और जितना हो सकता है इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना।